राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम यात्रा का आज अंतिम दिन। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से राष्ट्रपति सम्मानित। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज एक दिवसीय दौरे पर लोहरदगा पहुंचे। ग्रामीणों से किया संवाद, सरकार की योजनाओं की दी जानकारी, कई योजनाओं का भी करेंगे निरीक्षण। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रांची की तरह देवघर में भी जमीन घोटाले का लगाया आरोप। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच का किया आग्रह। और झुलसाती गर्मी से तप रहा झारखंड, गर्म हवाओं ने लोगों का जीना किया मुहाल। एक हफ्ते चलेगी हीट वेव, येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम यात्रा का आज अंतिम दिन है। इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। पारामारिबो में सूरीनाम गणतंत्र के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। बंधों के एक असाधारण प्रतीक के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाली चौथी व्यक्ति हैं। इसके साथ ही वो ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय भी हैं। सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये पुरस्कार 1.4 बिलियन भारतीयों और 6.5 लाख सूरीनामियों द्वारा एक दूसरे के लिए साझा किए गए प्यार और स्नेह की मान्यता है। सूरीनाम के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से नवाजा जाना मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है। ये सम्मान न केवल मेरे लिए बल्कि भारत के उन 140 करोड़ से अधिक लोगों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण महत्व रखता है, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। अपने समकक्ष राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता का नेतृत्व किया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली राजकीय यात्रा पर सूरीनाम भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आकर बेहद खुश हैं। हम सभी सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुई, जो सूरीनाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस दिन 1873 में भारतीयों के पहला समूह पानी के जहाज लाला रूट से सूरीनाम के तट पर पहुंचा। उससे इस देश के इतिहास में एक नया अध्याय की शुरुआत हुई। उसके बाद अगले कुछ दशकों में इस देश में 34,000 से अधिक भारतीय आए। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की तरह सूरीनाम भी एक विविध देश है, जहां विभिन्न जातियों, भाषाओं और धर्मों के लोग शांति और सद्भाव से रहते हैं। उन्होंने कहा कि गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भारत सूरीनाम के बहुआयामी और आधुनिक साझेदारी की नींव रखते हैं। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद राष्ट्रपति ने अपने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को भारत की ओर से सूरीनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए दवाएं सौंपी। इस अवसर पर चिकित्सा उत्पादों के विनिमय के क्षेत्र में सहयोग, भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने के और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2023 से 27 की अवधि के लिए संयुक्त कार्य योजना पर हस्ताक्षर भी किए गए। लंबे समय से सूरीनाम में भारतीय मूल के 5वीं और 6ठी पीढ़ी को OCI कार्ड के लिए मांग कर रहे थे। उनकी इस बात को मानते हुए सूरीनाम में भारतीय मूल के 5वीं और 6ठी पीढ़ी को OCI कार्ड दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति ने मैरीने ट्रैप का दौरा किया, जहां उन्होंने लल्ला रुख के साथ पहले भारतीयों के आगमन का अनुकरण और स्वागत देखा। इसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंस स्क्वायर में सिमुलेटेड गांव का उद्घाटन किया। शाम को राष्ट्रपति पारामारिबो में इंडिपेंडेंस स्क्वायर में सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित एक सांस्कृतिक उत्सव में भाग लिया।
अपनी पहली राजकीय यात्रा में सूरीनाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सबसे बड़े सिविलियन सम्मान से नवाजा गया। इसके साथ ही सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ जो डेलीगेशन लेवल की बात हुई उसमें साफ तौर पर यह निकल कर आया कि आखिर किस तरीके से दोनों देश बेहतर सहयोगी तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, डिफेंस की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो ये ऐसे खास मुद्दे थे जो निकल कर आए जिसमें भारत और सूरीनाम भविष्य में बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। मेरी सहयोगी अनुज और कैमरामैन एस जयशंकर के साथ सुधीर यादव, पैरामारिबो, सूरीनाम। रेलवे बोर्ड की सिफारिश के बाद सीबीआई ने ओडिशा की बालासोर रेल दुर्घटना की सीबीआई जांच शुरू कर दी है। इस क्रम में सीबीआई की टीम ने आज घटनास्थल का दौरा किया और आवश्यक जानकारी हासिल की। हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कई बार दोहराया कि सख्त से सख्त कार्रवाई उन दोषियों के ऊपर की जाएगी जिनकी वजह से इस तरह का ये बड़ा हादसा हुआ है। तो ऐसे में ये जांच का जो विषय है उसको लेकर अब जांच की जो आंच है वो कहां तक पहुंचती है देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर ये जांच काफी कड़ी कर दी गई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जांच यहां पर की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर किस वजह से ये जो हादसा है वो हुआ है। तो ऐसे में तमाम जो बड़ी बातें हैं वो यहां से निकलकर सामने आई क्योंकि इतना भीषण हादसा हुआ था और जिसमें तमाम लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। हालांकि युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और जिससे लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद भी मिली। तो ऐसे में ये जो पूरा हादसा था बालासोर का, इसको लेकर अब जांच तेज होती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन वहां पर खत्म हुआ और उसके बाद 51 घंटे के भीतर वहां पर जो ट्रेनों का परिचालन है उसको दोबारा से शुरू कर दिया गया। तो ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहीं पर मौजूद थे और जब तक ट्रेनों का परिचालन दोबारा से शुरू नहीं हो गया तब तक वो वहां पर मौजूद थे। तो इस दुर्घटना स्थल पर आप देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम पहुंची है और वो लगातार यहां पर जांच कर रही है कि आखिर किस वजह से ये जो पूरा हादसा है वो हुआ। तो ऐसे में बालासोर की इस दुर्घटना को लेकर आपको बता दें कि लगातार सीबीआई के हाथों में जब से गई तो जांच और तेज होती हुई नजर आ रही है और लगातार जिस तरह से एक एक बारीकियों को यहां पर जांचने का जो काम है वो सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि हम ओडिशा के बालासोर से आपको दिखा रहे हैं। यहां पर दुर्घटना हुई थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस की और जिसके बाद लगातार जो दायरा है जांच का वो काफी तेज कर दिया गया है और जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर यहां पर सीबीआई जांच करने के लिए पहुंच चुकी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज लोहरदगा के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। लोहरदगा पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल सदर प्रखंड पहुंचे जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद किया और सरकारी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। अपने दौरे के क्रम में वे जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। You will not get a gas connection even in villages. Unfortunately, there is that Ambedkar Awas Yojana also, you must aware of it, is under Manrega scheme. We have taken up horticulture and the beneficiaries are 2,284 people are the beneficiaries and we have planted almost 2 lakh plantation has been. भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि रांची की ही तरह देवघर में भी बड़े पैमाने पर जमीन घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा है कि दस्तावेजों में हेरफेर कर मूल जमीन मालिक की जगह किसी दूसरे के नाम पर जमीन दिखाई गई है। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में यह खेल लगातार जारी है। रांची की ही तरह देवघर जमीन घोटाले का संबंध भी बंगाल से जुड़ा है। यहां पर पूर्व में पदस्थापित कई अंचलाधिकारी और वर्तमान में पदस्थापित अंचलाधिकारी सहित कई बड़े बड़े पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिसकी जांच जरूरी है। श्री मरांडी ने सीबीआई और ईडी से इसकी गहराई से जांच कराने की मांग की है।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धनबाद और हजारीबाग के कई बालू कारोबारियों के 24 ठिकानों पर कल छापेमारी की। इनमें जदयू एमएलसी राधाचरण शाह सहित झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेसीए के पूर्व उपाध्यक्ष संजय सिंह भी शामिल हैं। छापेमारी में प्रवर्तन निदेशालय को कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले हैं, जिसकी छानबीन की जा रही है। ये छापेमारी बिहार में हुए बालू खनन में अनियमितता को लेकर की गई है। हैदराबाद में चल रही G20 तीसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। CMR एनिमल रिसोर्स इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। इससे पहले कल डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और सोल्यूशन पर फोकस किया गया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने अपने संबोधन में डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और सोल्यूशंस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक के बढ़ते प्रयोग से सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। G20 group is deliberating to create a global digital health initiative, and the discussion is on how do we bring it together, what does it do over and above what's being done, and how it will help the larger cause of the world, and then how to govern it and how to finance it. These are the discussions. There is an agreement that such an initiative should be there. There is a concurrence that we should create a global system of this nature, and it should become an enabler of universal health coverage through these technologies, and the technology will become more complex, technologies will become more powerful as the time goes, so it is time that we really put our act together. उधर गोवा में आज से G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्यदल की तीसरी बैठक चल रही है। इस बेहद अहम बैठक में वित्तीय सुरक्षा नेट को मजबूत करने पर बातचीत होगी। इसके अलावा वैश्विक ऋण से जुड़े मसलों पर भी गौर किया जाएगा। साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और कृषि यंत्रों पर दी जा रही सब्सिडी छोटे और मध्यम किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। कृषि के क्षेत्र में बदलाव के कारण नए दौर के युवा भी कृषि को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं के कारण आज देश के किसान समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आज के दौर की तकनीकी आधारित कृषि में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने किसानों की राह आसान कर दी है। रांची के ओरमांझी के किसान रोहित प्रमाणिक इसके बेहतर प्रमाण हैं। रोहित को 90% अनुदान पर ड्रिप सिंचाई प्रणाली और दूसरे आवश्यक कृषि उपकरण तो मिले ही हैं, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत केंद्र प्रायोजित दूसरी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। रोहित कहते हैं कि केंद्र सरकार का फोकस इस बात पर है कि कैसे निरंतर देश के किसानों की आमदनी बढ़े। किसान भाइयों को, बहनों को जो भी है, वो लोग को बहुत सारे योजनाएं लेके आए हैं, जिसमें किसानों को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसे ड्रिप लाए, इसमें 90% सब्सिडी में दे रहे हैं, और बहुत सारे इसमें क्रेडिट कार्ड का भी है। फिर किसानों को जो मंथली में जो 3 महीना में जो 2000 का जो दे रहे हैं रुपया, वो भी लाए हैं। रोहित आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना तो छोटे और मंझौले किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वे कहते हैं कि इस योजना से किसान बार बार कर्ज के दलदल में फंसने से बच रहे हैं। बहुत सारा फायदा है सर। छोटे छोटे किसानों की जो होती है ना, इसमें किसी को ऋण लेके, उधार लेके जो बीज या खाद जो खरीदना पड़ता था ना, ये चीज जो है उसको बचत हो गई है। अभी ये हर 3 महीना में या 4 महीना में वो देती है 2000 रुपया करके। कृषक बहुल इस इलाके में रोहित अकेले किसान नहीं हैं जो केंद्र सरकार की कृषि और किसान कल्याण के प्रयासों की तारीफ करते हैं। उनके पड़ोसी किसान राम प्रसाद और संजय बताते हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार किसानों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है। वे कहते हैं कि अब पूंजी की समस्या नहीं रही और बिचौलियों से छुटकारा मिल गया है। पहले पूंजी के अभाव में बहुत दिक्कत होता था। उसके अलावा कहीं से बीज खाद वगैरह छोटा छोटा लेने से ऋण कर्जा बढ़ जाता था। अभी जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो 2000 करके 4 महीना में मिलता है ना, उससे सहयोग होता है। खाद बीज के लिए पैसा नहीं रहता था, तो वही पैसा निकाल के अपना खाद बीज खरीद लेते हैं छोटे छोटे किसान। मौजूदा केंद्र सरकार ने देश के किसानों की बहुआयामी जरूरतों का ख्याल रखकर योजनाओं को आकार दिया है।
खाद, बीज और सिंचाई से लेकर प्राकृतिक विपदा की घड़ी में भी किसानों के साथ खड़ा रहने का प्रयास किया है। यही कारण है कि आज कृषि नए दौर के युवाओं की पहली पसंद बनती दिख रही है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। युवा राजद ने राज्य भर में संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया। रांची स्थित प्रदेश मुख्यालय में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई युवाओं ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। रांची से कोलकाता जा रही एक कार बरहागोड़ा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 18 पर डिवाइडर से टकरा गई। इससे कार चला रहे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। रांची जिले की गोंदा थाना क्षेत्र से पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तस्कर भोलू मिर्घा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 13 पुड़िया ब्राउन शुगर, 600 ग्राम गांजा, 75,000 रूपये नकदी और 6 मोबाइल फोन बरामद किया है। मानव तस्कर पन्नालाल महतो से जुड़े मामले में एनआईए की ओर से गवाही हुई। मामले में 12वें गवाह की गवाही दर्ज की गई। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में गवाही पूरी होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से प्रति परीक्षण किया गया। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के अर्जुनडीह मोहल्ले में एक युवक ने अपने पिता को नुकीले एवं धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के मारादेरी गांव से कूड़ा के बीच जंगली पहाड़ी क्षेत्र से पुलिस ने 2 आईईडी बरामद किया है। बरामद एक आईईडी का वजन 8 किलोग्राम है, जबकि दूसरे का 5 किलोग्राम है। टाटा बोकारो मार्ग पर चलने वाली एक यात्री बस में टाटा पटमदा मुख्य सड़क पर ठनठनी घाटी में अचानक आग लग गई। इससे अफरा तफरी मच गई। इस दौरान बस चालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। बाद में दमकल वाहन की सहायता से आग पर काबू पाया गया। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोरी के 101 पीस गैस सिलेंडर के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में सुखदेवनगर निवासी बिट्टू कुमार, बरियातू निवासी रमेश कुमार, कोकर तिरिल निवासी निशांत कुमार और बरियातू निवासी पंकज कुमार शामिल है। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के मनेहपाट में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगी एक जेसीबी में आग लगा दी। इसके बाद दस्ते में शामिल नक्सलियों ने सड़क निर्माण स्थल पर पहुंचकर नक्सली परसा छोड़कर काम बंद करने की चेतावनी दी है। घटना के बाद नक्सलियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान जारी है। कोडरमा जिले में बढ़ते अपराध और हत्या के विरोध में वैश्य समाज ने समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता ने कहा कि बढ़ते अपराध और हत्या की घटना से हम सभी मर्माहत हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रांची पहुंचे। धोनी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचने पर उनके प्रशंसकों की भीड़ लग गई। एयरपोर्ट पर उनके फैंस धोनी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में सुखद बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में शांति बहाल है। ऐसे में इस बार श्री अमरनाथ यात्रा को 2 महीने तक चलाया जाएगा। रोजाना आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने ऐसे में बाबा बर्फानी की यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचने की आशा जताई है। मोदी जी ने वहां पंचायतों के चुनाव कराए और 70 वर्ष के बाद पहली बार जिला परिषदों के चुनाव, और लोगों ने कितना बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। 70-80% वोटिंग हुई है। तो कहने का तात्पर्य, और अब आने वाले समय फौरी तौर पर तो मुझे लगता है कि बड़ी जो इवेंट है वो है अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से, और बड़े कई वर्षों के बाद इस बार 2 महीने उसका अवधि काल रख दिया गया है। और ये जब 2 महीने अवधि काल रखा जाता है तो इससे बहुत सारे संदेश जाते हैं। पहला तो ये कि अब सरकार में इतनी क्षमता है कि वो 2 महीने इसकी व्यवस्था कर सके। अब वो जमाना नहीं रहा आतंक के दिनों में, जब कभी यात्रा को 15 दिन भी कर दिया जाता था, 20 दिन कर दिया जाता। कोविड में तो शायद बीच में रोकना पड़ा, लेकिन आतंक के कारण अब खुले माहौल में 2 महीने से अधिक तो फिर वो शिवलिंग का भी शायद इतना नहीं रहता। इसके अतिरिक्त इसका ये भी संदेश जाता है कि लोगों में इतना उत्साह है कि यदि आज पर्यटक 2.25 करोड़ तक जाते हैं और वैष्णो देवी की यात्रा में 50-50 हजार लोग प्रतिदिन जा रहे हैं, तो कल्पना करनी मुश्किल है कितनी बड़ी संख्या में इस बार अमरनाथ के लिए श्रद्धालु आएंगे। और उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये अवधि काल है, यानी सरकार में कॉन्फिडेंस इसकी व्यवस्था करने का और लोगों में उत्साह वहां जाने का।
ये दोनों चीजें इस निर्णय से दर्शाई जा रही है। सेना में बहाली के लिए हुई अग्निवीर की लिखित परीक्षा में सफल हुए सिमडेगा के परीक्षार्थी अब फिजिकल टेस्ट में सफलता के लिए स्थानीय परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सेना में बहाली के लिए अग्निवीर की लिखित परीक्षा के बाद अब सिमडेगा के अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट में कामयाब होने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। स्थानीय परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आजकल इन युवाओं को सुबह शाम कठिन अभ्यास करते हुए देखा जा सकता है। एक संस्था की ओर से इन युवाओं को बहुत ही कम शुल्क में फिजिकल टेस्ट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। फिजिकल फिटनेस के लिए घंटों तरह तरह के एक्सरसाइज करते और पसीना बहाते इन युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अनुग्रह कुल्लू, दिलवर लोहरा और निखिल कुमार शाह ने कहा कि फिजिकल टेस्ट में पास होने से उन्हें बतौर अग्निवीर देश सेवा का सुअवसर मिल सकता है, जिसे वे चूकना नहीं चाहते। मैंने अग्निवीर भर्ती की रिटर्न परीक्षा क्वालिफाई कर लिया है और मैं यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करने के लिए आया हूँ। उम्मीद है कि इस बार हम लोग फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे और देश सेवा में अपना ड्यूटी निभाएंगे। और केंद्र सरकार की ओर से अग्निवीर का जो भर्ती आया है उसमें हम लोग को जाने के लिए लाभदायक है, चाहे वो 4 साल हो चाहे 40 साल। एक अन्य अभ्यर्थी सौरभ ने अग्निवीर की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि मातृभूमि की सेवा का यह अवसर कितने दिनों का है यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है देश की सेवा करने का मौका मिलना। अभी अग्निवीर की भर्ती आई थी जिसमें मैंने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, जिसके तत्पश्चात मैंने फिजिकल की तैयारी के लिए मुझे कुछ करना है। संस्थान में रवि सर के नेतृत्व में मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि अग्निवीर भर्ती उन्होंने निकाला और हम युवाओं के लिए देश सेवा का एक सुनहरा मौका दिया। इधर प्रशिक्षक रविशंकर साहनी ने कहा कि अग्निवीर में बहाली युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, जिसका आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के युवाओं को भी लाभ उठाना चाहिए। आर्मी अग्निवीर की भर्ती आई हुई है, जिसका रिजल्ट इन सभी बच्चों ने यहाँ पे निकाला है। रिटन एग्जाम इन्होंने पास कर चुका है और इनकी फिजिकल की तैयारी यहाँ पे सुबह शाम यहाँ पे करवाई जा रही है। उम्मीद है कि ये लोग जो है फिजिकल आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। अग्निवीर के इन अभ्यर्थियों के उत्साह को देखकर बस कहा जा सकता है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप फिर से बढ़ गया है। रांची समेत पूरे झारखंड में झुलसाती गर्मी पड़ रही है। राज्य के ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ऐसी स्थिति अगले 1 सप्ताह तक बनी रह सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र ने कहा कि आज से 9 जून तक देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में हीट वेव चलेगी। इस दौरान पूरे राज्य में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी और तापमान भी बढ़ेगा। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से मुंबई में चल रही है। शीर्ष बैंक गुरुवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। 18 महीने बाद मुद्रास्फीति 5% से नीचे आई है। विशेषज्ञों के अनुसार रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की समिति मुख्य ब्याज दरों में यथास्थिति बनाए रख सकती है, ताकि मुद्रास्फीति में गिरावट का रुझान जारी रहे। उम्मीद है कि इस महीने मुद्रास्फीति में और कमी आएगी। मौद्रिक नीति समिति की पिछली बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.5% पर रखकर ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विराम लगाया था। 2000 रुपए के नोटों की प्रचलन से वापसी के घोषणा के बाद मौद्रिक नीति समिति की ये पहली बैठक है। और एक नजर डालते हैं खेल जगत पर। जर्मनी के सोहेल में चल रहे जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत के युवा निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने प्रतियोगिता के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। वहीं जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में ही मिक्स टीम इवेंट में भारतीय टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। हरमिहर सिंह संजना सूद की जोड़ी ने अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया।
एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की लंबी कूद स्पर्धा में भारत की सुष्मिता रजत पदक अपने नाम करने में सफल रहीं। उन्होंने 5.96 मीटर का जंप लगाकर प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। सुष्मिता की इस जीत के बाद भारत इस चैंपियनशिप की अंक तालिका में तीसरे स्थान पर आ गया है। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ही 4x400 मीटर मिश्रित रेस में भारत के दीपक सिंह, अनुष्का, नवप्रीत सिंह और रेजवाना मलिक की टीम ने कांस्य पदक पर कब्जा जमा लिया। भारतीय मिश्रित टीम ने तीसरे स्थान के लिए 3 मिनट 30.12 सेकंड में रेस पूरी की। फ्रेंच ओपन में आज से शुरू हो रहे क्वार्टर फाइनल मैच में 17वीं बार क्वार्टर फाइनल में खेल रहे नोवाक जोकोविच का सामना रूस के करिन खाचानोव के साथ होगा। जोकोविच ने चौथे दौर के मुकाबले में जॉन पॉल वेलिलेस को हराकर अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की की है, जबकि खाचानोव ने अंतिम 16 के मुकाबले में लोरेंजो सोनेगो को हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। वहीं पुरुषों के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में यूनान के स्टेफानोस सित्सिपास स्पेन के शीर्ष वरीयता प्राप्त 20 साल के कार्लोस अल्कराज से भिड़ेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। सिंगापुर ओपन में भारत की ओर से पीवी सिंधु और एचएस प्रणय दावेदारी पेश करेंगी। पीवी सिंधु पिछले वर्ष यह टूर्नामेंट जीत चुकी हैं। उतरेंगे। प्रतियोगिता के पहले ही दौर में पीवी सिंधु का सामना दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी जापान की अकाने यामागुची से होगा। वहीं पुरुष एकल स्पर्धा में एचएस प्रणय जापान के तीसरी वरीयता प्राप्त कोडाई नाराओका से भिड़ेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष एकल मुकाबले में ही लक्ष्य सेन की टक्कर चीनी ताइपे की 5वीं वरीयता प्राप्त चोउ तिएन चेन से होगी। वहीं विश्व चैंपियनशिप 2021 के रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत थाईलैंड के केंटाफोन वांगचारोन से खेलेंगे। योग सूत्र में आज विरेचन गति के बारे में जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। सर दर्द रहना, सर में भारीपन रहना, ये आजकल एक आम समस्या हो गई है और उसके कारण बहुत सारे हैं। कुछ लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है तो आधे सर में दर्द होता है, कुछ को भोजन अनियमित होने से सर में दर्द हो जाता है, कुछ को एसिडिटी से भी सर में दर्द हो जाता है, कुछ लोगों को स्ट्रेस से भी सर में दर्द हो जाता है, कुछ को एंजाइटी से दर्द हो जाता है, कुछ को ट्रैवल सिकनेस होती है तो भी सर में दर्द हो जाता है, या फिर नींद अच्छे से नहीं आई तो भी सर में दर्द हो जाता है। कारण कोई भी हो, समाधान निश्चित रूप से योग में छिपा है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही सुगम योग की क्रियाएं करके अपने सर के दर्द से निजात पा सकते हैं, सर दर्द की समस्या से दूर रह सकते हैं। कौन सी हैं ये आसान से योग की क्रियाएं? आप इन्हें अच्छे से देखें, समझें और फिर रोज इनका अभ्यास जरूर करें। विभक्त हस्तपाद, जिन्हें कमर में दर्द है और वो हस्तपाद आसन नहीं कर सकते, वो विभक्त हस्तपाद यानी मॉडिफाइड हस्तपाद आसन से भी उसके लाभ ले सकते हैं। पैरों को कंधों की ही चौड़ाई में खोल लेना और धीरे धीरे आगे की ओर झुकना और बस इस स्थिति में रुक जाना। गर्दन को ढीला छोड़ देना, हाथों को ढीला छोड़ देना। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल, लेट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्कल, टुवर्ड्स योर हेड। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकना, नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स्ड स्टेट और फिर धीरे धीरे से वापस आ जाना। यहीं से हम करते हैं स्टैंडिंग चक्र। इसको कुछ लोग स्टैंडिंग सर्प भी कहते हैं, कुछ स्टैंडिंग चक्र भी कहते हैं। इस प्रकार से अपने हाथों को कमर पर टिका देना और पीछे की ओर झुकना। सर पर पड़ने वाले आराम को आप अनुभव करेंगे। यदि आपकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है या लंबर पेन है, लोअर बैक पेन है, तो आप इस प्रैक्टिस को। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम यात्रा का आज अंतिम दिन। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से राष्ट्रपति सम्मानित। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज 1 दिवसीय दौरे पर लोहरदगा पहुंचे। ग्रामीणों से किया संवाद। सरकार की योजनाओं की दी जानकारी, कई योजनाओं का भी करेंगे निरीक्षण।